हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बढ़ेंगे हम वैदिक युग में राजनीतिक शक्तियाँ का विस्तार। तो फ्रेंड्स, ये लगा हुआ है इतिहास में। जो एमए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं तो उनका चौथा पेपर लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है वैदिक युग में राजनीतिक शक्तियों का विस्तार। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक सभ्यता, जिसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका समय है 1500 BC से 600 BC। वैदिक सभ्यता यानी वेदों की रचना, जब वेदों की रचना की गई है उसे ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो इसमें आता है आर्य। आर्य कहाँ के थे या कहाँ से आए, इस पर बहुत सारा विवाद रहता है। तो मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे वे मध्य एशिया से आए थे, जो कि विदेशी थे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभक्त किया गया। कौन कौन से? प्रारंभिक वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अन्य 3 वेदों की रचना हुई है 1000 से 600 BC के आसपास। प्रारंभिक वैदिक काल, इसमें ऋग्वेद की रचना हुई, जबकि उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेदों की रचना हुई। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वो थे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद की राजनीतिक शक्तियाँ। ऋग्वेद में विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। विदत का उल्लेख 122 बार ऋग्वेद में हुआ है। विदत बड़े बुजुर्गों की सभा थी। यह सभा राजाओं का मार्गदर्शन करती थी, यानी कि राजाओं को किस प्रकार से कौन सा काम करना है और उन्हें क्या करना है, इसके लिए जो बुजुर्गों की सभा थी वो इनका मार्गदर्शन करती थी और इन्हें बताती थी। दूसरी संस्था थी सभा, जिसका उल्लेख 8 बार ऋग्वेद में होता है। और एक बात गौर करने वाली ये भी है कि यहाँ पर ना, मतलब हमारे भारत में ना वेद से ही जो इतिहास है, इतिहास की रचना या ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में रचना मानी जाती है, जबकि यूनानियों का 6वीं शताब्दी में माना जाता है। जबकि यहाँ उत्तर वैदिक काल भी समाप्त होने वाला रहता है और महाजनपदों यानी द्वितीय नगरीकरण का उदय होता है। यह जो सभा थी ना, वो राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। इस सभा का प्रमुख सभापति होता था। संभ्रांत लोगों की संस्था थी, विद्वानों की एक संस्था थी। तीसरा आता है समिति। समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार मिलता है। साधारण लोगों की संस्था थी। समिति का कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति का प्रमुख ईशान होता था। अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां समिति को कहा गया है। चौथा आता है मंत्री परिषद। राजा की सहायता करने के लिए 12 मंत्रियों की एक परिषद तैयार की जाती थी, जिसे रत्नलीन कहा जाता था। रत्नलीन का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है या शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। राजा समिति के द्वारा चुना जाता था। राजा बलि नामक या स्वेच्छा नामक कर जनता से लेती थी। मतलब कि जो राजा बलि नामक कर लेता था, जो दे सकता है, तो मतलब उतना जरूरी भी नहीं था। मतलब जो दे सकता है या जिसकी इच्छा है वो दे सकता था, और जो नहीं देना चाहता था वो नहीं दे सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते यह कर जरूरी हो गया था। मतलब बलिनामा कर हर किसी को देना होता था, जबकि ऋग्वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल में ये कर कोई दे भी सकता था, नहीं भी दे सकता था। और जो राजा था वह नागरिक सेना रखता था, यानी कि वो परमानेंटली कोई सेना नहीं रखता था। मतलब कि सेना तैयार करके अपने पास नहीं रखता था। मतलब कि जब ज़रूरत पड़े तो जितने भी वहाँ के लोग हैं, मतलब उस क्षेत्र के नागरिक हैं, तो उनको जिस समय राजा को उनकी आवश्यकता हो गई उस समय उन्हें अपना सहयोग देना होता था। ग्राम प्रमुख को ग्रामणी कहा गया है, जो कि नागरिक सेना अपने पास रखता था। इसे नागरिक सेना को अपने पास रखने का पूर्ण अधिकार था। एक सभा थी बागदूत, विशिष्ट अधिकारी जो राजा के अनुयायियों के मध्य बलि भेंट का समुचित बंटवारा
करते थे, कर का निर्धारण करता था, क्योंकि बलि एक प्रकार का कर था उस समय। ऋग्वेद वैदिक काल में समाज कबीलों के रूप में संगठित था। कबीलों को जन भी कहा जाता था। कबीले या जन का प्रशासन कबीले का मुखिया करता था, जिसे राजन कहा जाता था। इस समय तक राजा का पद आनुवांशिक हो चुका था। राजा का जनस्थ गोपात था, पुरचेता कहा जाता था। सर्वप्रथम जब आर्य भारत आए तो उनका यहाँ के दास अथवा दासु कहे जाने वाले 5 लोगों से संघर्ष हुआ। और आर्य कहाँ से आए थे? मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे, जो कि विदेशी थे। लेकिन आर्य जीत गए। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले के होने की वजह से पंचजन्य कहा गया। ये थे पुरु, यदु, त्रुवस, द्रुहन और अनु, भरत एवं त्रिशु आर्यो शासक वंश के थे। भरत कुल के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।